Hi friends, welcome to Saratmika Academy. Today we are going to start chapter number 7 of class 6 which is अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज हम सब ये चैप्टर रीड करेंगे। इसमें कहानी शुरू होती है एक रोशन नाम की लड़की से जिसे उसके दादाजी एक नोट देते हैं और वो नोट पे जब गांधी जी का चेहरा देखती है और शेर के चित्र को देखती है तो वो ये जानने की कोशिश करती है कि ये शेर क्यों बना हुआ है। इस तरीके से ये कहानी स्टार्ट होती है और इस पूरी स्टोरी का ओवरव्यू ये है कि इसमें एक अशोक के बारे में दिया है, मौर्य साम्राज्य के बारे में दिया है, कैसा था, क्या था, मेगास्थनीज ने क्या वर्णन किया है, ये सब भी दिया हुआ है। और साथ में जो है पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो कि राजधानी है उसके बारे में बताया गया है। और अशोक की धम्म पॉलिसी जो थी जो उसने बौद्ध धर्म अपनाया था उसके भी बारे में बताया गया है, जैसा इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो आप लोग भी खुश हो जाते होंगे नए नए नोटों को देख करके। कौन कौन जो है बचपन में ऐसा करता था, ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। ये शेरों वाला शीर्ष स्तंभ है जो कि यहाँ पे पूरी पिक्चर दी हुई है। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। जो कि नोट पे दिखते हैं वो इस तरीके से पत्थरों को काट करके बनाया गया और उसके बाद उनको एक खंबे पे लगाया गया यानी कि स्तंभ पे लगाया गया। तुम इस विषय में अध्याय 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में पिछले चैप्टर में। जो वो लड़की घूमने गई थी ना, सारनाथ का शोक स्तंभ देखने गई थी, तो हम लोगों ने देखा था ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके कई स्तंभ और पत्थरों के अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। यानी कि अशोक के निर्देश पे उसने जो है बहुत सारे पत्थर और अभिलेख जो है खुदवाए। इससे पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो जो साम्राज्य जिस पे अशोक शासन करते थे वो उनके दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले स्थापित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के 3 नाम भी आप लोग याद कर लीजिए, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये 3 नाम थे। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य की कौन सी बुक थी? अर्थशास्त्र नाम की किताब थी। और अर्थशास्त्र नाम देख करके आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, यहाँ पर पॉलिटी है, यानी कि शासन प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है कई बार कि चाणक्य के विचार, उनकी बुक का नाम और ये किस विषय पे है, तो यानी कि पॉलिटी पे। ठीक है। उसके बाद वंश। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो इन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। वंश का मतलब एक के बाद एक, मतलब राजा का बेटा राजा बना, फिर राजा का बेटा राजा बना, तो इस तरीके से उसको वंश कहते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि तक्षशिला कहाँ से जाने का मार्ग था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। ये क्वेश्चन, पाटलिपुत्र बहुत टाइम तक, आज के टाइम में भी जो पटना है वही पाटलिपुत्र है, बहुत टाइम तक जो है राजधानी रही। और प्रेजेंट टाइम में भी बिहार की राजधानी पटना ही है।
तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। नगरों में कौन रहा करता था? व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार। तो यानी कि ये इस तरीके का कुछ कुछ उनका शासन प्रशासन था। यहाँ पे ये देखिए तक्षशिला है जो कि उत्तर पश्चिम का मार्ग था, और साथ ही यहाँ उज्जैन के बारे में दिया गया है, यहाँ पे ये सेंटर में मध्य प्रदेश में। और ये जो है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य के। उज्जैन से उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने का रास्ता पड़ता था, और यहाँ व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकारी रहा करते थे। साम्राज्य कई बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साम्राज्य में बहुत किसान और पशुपालक रहते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। तो यानी कि इस शो का साम्राज्य आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और यहाँ पे अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते थे, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, अलग अलग तरीके के व्यवसाय अपनाते थे। जैसे कि कुछ लोग फल फूल इकट्ठे करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और जीविका चलाते थे। मध्य भारत का इलाका जो है ये वाला सेंटर में, यहाँ पे जो है जंगल से भरा हुआ था ये इलाका पूरा। और साथ ही लोग जो है अलग अलग तरीके का कल्चर अपनाते थे अलग अलग जगहों पे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो राज्य और साम्राज्य में क्या डिफरेंस है ये पता लगाते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। तो एक डिफरेंस हमें ये समझ में आया कि राज्य और साम्राज्य के बीच ये है कि राज्य जो होता था छोटा होता था, और साम्राज्य ज्यादा विस्तृत होता था, बड़ा होता था। और जो है राज्य को संभालने के लिए जो है कम संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, और साम्राज्य को संभालने के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। तो मौर्य क्या है? एक साम्राज्य है, वो बहुत बड़ा, जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे मैप में देखा, पूरे इंडिया को, इंडिया से बाहर के एरियाज को भी कवर करता हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसको संभालने के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। इसी कारण उनकी बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत थी। तो अब जब बड़ा साम्राज्य होगा तो उसको चलाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, और इसके लिए जो है ज्यादा टैक्स भी इकट्ठा करना होगा, और टैक्स इकट्ठा करने के लिए ज्यादा अधिकारियों की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें दो मेजर डिफरेंस समझ में आए कि एक कर इकट्ठा करने के लिए ज्यादा अधिकारी, और बड़ा साम्राज्य तो उनकी रक्षा के लिए ज्यादा लोगों की भी जरूरत है और ज्यादा संसाधनों की भी जरूरत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद चलते हैं साम्राज्य का प्रशासन। अब मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? क्योंकि मौर्य साम्राज्य बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। यानी कि मौर्यन एम्पायर था जो वो बड़ा था, और इसके अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरीके से शासन किया जाता था। पटना, पाटलिपुत्र यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो पटना है वो राजधानी थी, और इसके आसपास के इलाकों पे जो है साम्राज्य पे सीधा नियंत्रण था राजा का। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो यानी कि टैक्स कौन इकट्ठा करेगा? अधिकारी, जिनको राजा जो है नियुक्त करेगा। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। तो यानी कि संदेशवाहकों का क्या काम था? एक जगह से दूसरे जगह पर जाना और जासूस अधिकारियों की क्रियाकलाप पर नजर रखना। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब कुछ नियंत्रण में रखता था। यानी कि राजा क्या करता था, और राजा परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की हेल्प से जो है राजा पूरे अपने राज्य को कंट्रोल करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यानी कि छोटे छोटे प्रांत जो थे उनको उनसे जो है शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहां का गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। तो यानी कि इन जगहों को देखने के लिए कौन जाता था? राजकुमार। तो क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है तो उसको एक राजा तो अकेले कंट्रोल कर नहीं सकता है, तो उसके लिए कुछ विश्वास
पात्र लोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए चार्ज दिया जाएगा, तो उसके लिए मोस्टली राजकुमारों को भेज देता था गवर्नर बन के कि तुम जाओ वहाँ पे देखो जाके सब कुछ कैसा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो यानी कि मार्ग और जो है नदियों पर नियंत्रण रखना क्यों जरूरी था, क्योंकि वो जो है आने जाने के लिए जो है जरूरी थे। सड़कों से भी लोग जाते थे और नदी से नाव के थ्रू आया जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि उत्तर पश्चिम किस लिए इंपॉर्टेंट था मौर्यन एम्पायर का, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। नजराना यानी कि एक तरीके से गिफ्ट था जो राजा और राजा के जो अधिकारी होते थे उनको पब्लिक अपने मन से देती थी। मतलब इसके लिए कोई उनके ऊपर बर्डन नहीं होता था कि उन्हें देना ही है, मतलब बाई जैसे अपनी मर्जी से कोई कुछ दे गया इस तरीके से। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से, जो कि मैंने अभी बताया, जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, राजधानी में सम्राट। अब राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो यानी कि चंद्रगुप्त जो थे अशोक के दादाजी, उनका राजदूत, उनके राज्य में एक राजदूत आया था जो कि पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा का राजदूत था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेलुकस निकेटर का। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब मेगास्थनीज ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया ये जान लेते हैं। यहाँ हम सब उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। यहाँ सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। भाई राजा तो राजा है ना। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोताओं का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतया हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उनका खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। डर लगता था ना कि कोई आकर के मार ना दे, इसलिए ज्यादातर एक रूम में एक से ज्यादा रात वो मतलब नहीं बिताते थे। और खाना भी कुछ लोग जो है चखेंगे ताकि कहीं किसी ने कुछ मिला ना दिया हो, तब जाके राजा खाना खाते थे। मतलब इतना डर था। जितना पावरफुल इंसान रहता है उतना उसको डर भी रहता है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, अब आज के टाइम का पटना, उसके बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। तो मेगास्थनीज की बुक का भी नाम आप लोग जान लीजिए, इंडिका है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर यानी कि बाउंड्री, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ के से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए घने बसेरों से घिरा है। तो यानी कि यहाँ पर नगर के बारे में दिया है कि किस तरीके से पाटलिपुत्र किस तरीके का था, खूबसूरत था, चारों तरफ बाउंड्री थी, 570 बुर्ज है, ये आप लोग याद रखिएगा, 570 बुर्ज और 64 द्वार। पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर थे, लकड़ी और कच्ची की ईंटों के बने हुए थे। राजा का महल लकड़ी से बना था और पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों के लिए बसेरे भी बने थे। तो ये कुछ ऐसा सेटअप था पटना का। राजा द्वारा खाना खाने के लिए इसके पहले खास नौकर उसके खाने को क्यों चखते थे, ताकि ये डर न रह जाए कि किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं है, ये क्लियर करने के लिए। पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न था। तो पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से कैसे भिन्न था। एक तो बेसिक डिफरेंस ये आ गया कि वहाँ जो है पत्थर की नक्काशी जैसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है राजा के महल में, और उद्यान, राजा के महल के चारों तरफ उद्यान जैसा कुछ नहीं मिला है, और चिड़ियों के लिए बसेरे जैसा भी नहीं है।
तो ये 2-3 जो है मेजर डिफरेंस है। बाकी आप चैप्टर 3 में देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। यहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला करके दें। तो यानी कि जनरली उनसे जो है टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता होगा। जंगल में रहने वाले लोगों से उनसे बस ये उम्मीद की जाती थी कि वे अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, शहद और मोम जैसी चीजें ला करके दें जो जंगल में इजीली मिल जाती हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वो राजा बताओ, सबसे पहला राजा जिसने अपने संदेश जो है अभिलेखों द्वारा पहुंचाए। तो यानी कि अशोक इसका आंसर हो जाएगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। और हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी जो अपने मैसेज दिए पब्लिक को वो प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा जनरली लोग इसलिए यूज करते थे क्योंकि वहाँ पे जो है आम जनता जो है प्राकृत बोलती थी, तो लोगों को इजीली समझ में आ जाए इसलिए उन लोगों ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए। और इसीलिए अशोक ने भी अपने अभिलेखों को प्राकृत भाषा में ही खुदवाया। और इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 60 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा बनने के कितने साल बाद? 8 साल बाद, 8 ईयर्स। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश के लोग को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या तो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने व दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि बाद में मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। तो यानी कि ये एक युद्ध लड़ा था अशोक ने, जो कि कलिंग का युद्ध था और शासन के 8वें साल में इन्होंने लड़ा था और विजय भी हासिल की। लेकिन युद्ध में जिस तरीके से लोगों का खून बहा, बहुत सारे लोग मारे गए, इसको देख करके वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने लास्ट में युद्ध ना लड़ने का निश्चय किया कि अब मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने ये भी मेंशन कराया अभिलेख में कि आगे चल के मेरे बेटे और पोते भी इसको जो है फॉलो करें। और वे जो है तब से उन्होंने एक पीस पॉलिसी यानी कि धम्म की नीति अपनाई। तो अब धम्म क्या है इसके बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे। धम्म संस्कृत शब्द है जो धर्म का प्राकृत रूप है। यानी कि धर्म संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप क्या है? धम्म। और अशोक की पीस पॉलिसी धम्म, यानी कि धम्म में क्या क्या था उसके बारे में भी जानेंगे आगे चल के इस वाले पैरा में। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए। कलिंग कहाँ का नाम है? तटवर्ती उड़ीसा का नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है तथा यह उस समय की मूर्ति कला का नमूना है। तो ये एक जानवर का जो है एक स्टैचू टाइप का है जो कि रामपुरवा बिहार से मिला है खुदाई में, और ये प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया है कि रामपुरवा से जो स्टैचू मिला है वो कहाँ रखा है? राष्ट्रपति भवन में। और ये कहाँ से मिला है? बिहार के रामपुरवा से। ये मौर्यकालीन स्टैचू है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अशोक का धम्म क्या था ये जानते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता और बच्चों को व्यवहार की शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। यानी कि अशोक की धम्म नीति कोई स्पेशल कोई पूजा पाठ, किसी स्पेशल भगवान की पूजा नहीं करने का था। उस धर्म में ये बताया गया था कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा
शिक्षा देते हैं वैसे ही राजा अपनी प्रजा को निर्देश दे। तो इसीलिए राजा जो अशोक थे उन्होंने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए और उसमें इस तरीके की जो धर्म से रिलेटेड चीजें थी वो मेंशन कराई। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते हैं। तो ये अभी लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अशोक को ने क्यों महसूस किया कि जो है उन्हें लोगों को धम्म की शिक्षा देनी चाहिए। तो उनके राज्य में क्या क्या होता था जिसकी वजह से उन्होंने धम्म की जरूरत महसूस की। सबसे पहले तो लोग आपस में झगड़ा करते थे। अपने धर्म को जो मानता था वो अपने धर्म को बेस्ट बताता था और दूसरे धर्म की निंदा करता था, तो इसलिए लड़ाई झगड़े होते थे। जानवर की बलि दी जाती थी, नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, पड़ोस और परिवार के बीच झगड़े होते थे। तो इन सब समस्याओं को देखने के लिए उसने जो है धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे कि लोगों को आपस में मिल के रहना है और किस तरीके से रहना है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते, और अधिकारियों को ये बोला गया कि जाइए जाकर के जो शिलालेख पे हमने मैसेज लिखवाए हैं उनको लोगों को सुनाइए, जो लोग पढ़ नहीं पाते उन्हें पढ़ करके बताइए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपने दूत कहाँ कहाँ भेजे। सीरिया, मिस्र, ग्रीक और श्रीलंका, ये याद कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। उन्होंने सड़क खुदवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य एवं जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो इतना सारा काम किया, इसीलिए अशोका द ग्रेट कहते हैं इसी वजह से। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब प्रजा के लिए अशोक ने क्या क्या संदेश दिए। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे तब, जब उनके बच्चों का विवाह होता था तब, बच्चों के जन्म पर और अपनी यात्रा शुरू करते थे तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। तो यानी कि अनुष्ठान कब कब होते थे। बच्चों की शादी में, बच्चों के जन्म पे, किसी विशेष अवसर पे, और जब कभी भी कोई बीमार होता था तो उसके लिए भी पूजा पाठ, कर्मकांड वगैरह करवाए जाते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले अब राजा ने जो है अशोक राजा ने संदेश दिया प्रजा को कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, इसके अलावा लोग जो है उन्होंने बताया कि दूसरे तरीके की रीतियां माने। तो वो रीतियां कौन कौन सी, आइए जानते हैं। ये है अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। उसके बाद नेक्स्ट पैरा, अपने धर्म की प्रशंसा एवं दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। आज के टाइम में भी लोगों को ऐसा करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई तथा दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो यह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप लोग भी इससे कुछ शिक्षा लीजिए। देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। अब नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में नेहरू जी ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि नेहरू जी ने लिखा है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें जो धर्मादेश छपे हुए हैं वो आज ऐसी भाषा में बात करते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो यानी कि ब्राह्मी लिपि क्या थी, तो ये देखिए ये बहुत सारे वर्ड्स मेंशन है अलग अलग लिपियों में। ये आरंभिक ब्राह्मी है, इस तरीके का आ बनता था। देवनागरी यानी कि प्रेजेंट टाइम में आ ऐसा बनता है। ये बंगला है, ये मलयालम है और ये तमिल है। तो एक आ बनाने के इतने तरीके इतनी भाषाओं में जो है यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद चलते हैं अन्यत्र, एल्सवेयर का बॉक्स है ये
एल्सवेयर में क्या दिया हुआ है जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन दीवार का निर्माण शुरू किया। चीन की दीवार के निर्माण के बारे में बताया गया है, ये फिगर में देख सकते हैं आप, मेंशन है। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। चीन की दीवार का क्या उद्देश्य था बनाने का? पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों की बनी है। इसकी ऊपरी सतह पर सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? तो यानी कि ये इस दीवार के इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि ये बहुत लंबी और चौड़ी दीवार है, 2000 सालों तक बनी, 2400 साल पहले जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों की बनी हुई है। और इसका उद्देश्य क्या था? पशुपालकों से रक्षा करना। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों से कैसे भिन्न था? तो जो चीनी सम्राट थे वो अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखते थे, साम्राज्य विस्तार में विश्वास रखते थे, और अशोक ने धम्मा पॉलिसी अपनाई थी, शांति में विश्वास किया था, सद्भावना में विश्वास किया था, लोगों को मिलजुल कर रहने की कोशिश करवाई थी अपने राज्य में, और साथ ही अपने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी ताकि वो लोगों को जाकर के पॉजिटिव मैसेज दें। उसके बाद चलते हैं। कल्पना करो तुम कलिंग में रहती हो, तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के लिए नए विचारों को लेकर आए हैं और आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। तो ये आप लोग कल्पना कीजिएगा। आओ याद करें। अब चलते हैं एंड टेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा राजा के साथ जो लोग राजा के महल में काम करते थे, दास थे, दासियां थीं, पशुपालक थे, कृषक थे, अधिकारी थे, आखेटक थे जो लोग शिकार करते थे, और कुछ लोग कंदमूल फल वगैरह इकट्ठा करते थे तो उनको खाद्य संग्राहक बोलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग थे और उनका प्रोफेशन भी अलग अलग था। कुछ अधिकारी थे, कुछ धम्म महामात्र थे, कुछ राज्यपाल थे। रिक्त स्थानों को भरो। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वह अधिकारी क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग और नदी पर नियंत्रण का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे? मधु यानी कि शहद, हाथी, मोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लकड़ियां भी दिया करते थे। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितने साल पहले हुई? 2300 साल पहले। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है, एक डेट दी हुई है। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। ट्रू, सही है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। सही। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। गलत। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। गलत। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सही। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धर्म द्वारा करना चाहता था। तो कौन कौन सी समस्याएं अभी हम लोगों ने कहा था कि आगे चल के क्वेश्चन आएगा ये। एक तो लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे से बुरा व्यवहार करते थे और आपस में झगड़ा करते थे, बलि देते थे और युद्ध किया करते थे, हिंसा में विश्वास रखते थे, अपने धर्म की प्रशंसा करते थे, दूसरे धर्म की निंदा करते थे और आपस में झगड़ते रहते थे। तो इन सारी कुरीतियों के लिए दूर करने के लिए ही अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति कराई थी। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया? शिलालेख खुदवाए, अपने मैसेज जनता तक पहुंचाए, जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए अधिकारी नियुक्त किए कि तुम जाओ पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाओ ये जो धम्म के मैसेजेस हैं, और महामात्रों की नियुक्ति तो की ही थी, और दूसरे देशों में भी जो है अपने दूत भेज करके धम्मा पॉलिसी का मैसेज फैलाया था, श्रीलंका एक्सेट्रा में। तुम्हारे अनुसार दास और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, ऑब्वियसली हुआ होगा। जब राजा इतनी कोशिशें करता है तो प्रजा भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, क्योंकि प्रजा राजा के कंट्रोल में होती है और प्रजा को थोड़ा डर भी रहता है कि अगर राजा की बात नहीं माने, रूल ना फॉलो किया तो क्या होगा। तो जो है लोगों में काफी हद तक सुधार आया होगा। दास और नौकरों के साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था वो भी धीरे धीरे लोगों ने कोशिश की होगी बुरे से अच्छा करने की, और काफी हद तक चेंज आया होगा।
उसके बाद चलते हैं आओ करके देखें। रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो, कम से कम एक और चीज का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। तो रुपए और शेर क्यों दिखाए गए थे? पहचान के लिए, प्रतीक, एज अ सिंबल, मतलब कि एक प्रतीक के रूप में किए गए। अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन कौन सी 4 आज्ञाएं देते? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद रेशम मार्ग सहित संपूर्ण महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग दिए हुए हैं, ये आप लोग जाकर के अपनी एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा और चैप्टर के बाद में कुछ पेजेस हैं उन पे ये दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। तो रेशम मार्ग जो है उन पे किन किन व्यापारियों ने जो है भाग लिया? चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी और रोमन व्यापारियों ने। दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो यानी कि दक्षिण भारत के बंदरगाह जो थे वो कौन कौन से मसालों का निर्यात कराते थे? काली मिर्च। काली मिर्च इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बाकी भी मसाले थे बट काली मिर्च ज्यादा जो है बाहर के लोग इंडिया से ले जाते थे। मानचित्र में पेडुक और अरिकामेडु का यह रोमन नाम था, यानी कि मानचित्र में अभी पेडुक देखेंगे जो कि अरिकामेडु का रोमन नाम था जो कि दक्षिण भारत में है। तो ये रहा पेडुक जो कि दक्षिण भारत में है, ये अरिकामेडु का रोमन नाम था और यहाँ ये से व्यापार हुआ करता था। अब आगे चलते हैं, सिक्कों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ सिक्के दिए हुए हैं। हिंद यमन सिक्का, यानी कि इंडो ग्रीक्स का जब शासन था तो इस तरीके के सिक्के चलते थे। कुषाण का सिक्का ये रहा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे जो कि शकों का सिक्का है, वो इस तरीके का था। और इधर जो है दिया हुआ है सातवाहनों का सिक्का। तो ये 4 सिक्के हैं जो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा अपनी बुक में। लगभग अब हम लोग पैरा पढ़ेंगे। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कितने साल पहले? 2200 साल पहले। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 तक हिंद यमन राजाओं का प्रशासन रहा। तो यानी कि मौर्य के बाद कौन आए? हिंद यमन। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नाम के मध्य एशियाई लोगों का शासन हुआ। तो यानी कि इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, हिंद यमन, फिर शक। और इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाण आए। शक के बाद कुषाण आए, उनका शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में अधिक जानोगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। उत्तर भारत तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व आए और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनमें कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चेर और पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लव तथा चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो यानी कि कब कब कौन से लोगों ने जो है शासन किया इंडिया पे, ये सब इसमें बताया गया है। इसके अलावा और भी कई राज्य थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्के, पांडुलिपि तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसके जो सिक्के थे उनसे जो है हमें इन राज्यों के बारे में पता चलता है और इसके अलावा बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए जो जिनमें वहाँ की महिलाओं और पुरुषों का योगदान था। इनमें कृषि का प्रचार है इम्पोर्टेंट, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति भी इम्पोर्टेंट है। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूप तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातों के साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ाते हुए तुम इन बातों का ध्यान रखना। तो यानी कि ये था ये आज का पूरा चैप्टर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड और जो इससे पहले के चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस जो है मैंने
इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है लिंक, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।